वर्ष 2012 में भारत के लॉ कमीशन की 230वीं रिपोर्ट आई, जिसमें यह बताया गया कि हमारे देश की हाई कोर्ट्स में हर तीसरा जज किसी न किसी का अंकल है या किसी न किसी जज और वकीलों के परिवार का खास रिश्तेदार है। उदाहरण के लिए उस समय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कुल मिलाकर 47 जज थे, जिनमें से 16 जज ऐसे थे जिनके रिश्तेदार या परिवार का कोई सदस्य उसी हाईकोर्ट में वकील था। यानी इन वकीलों के लिए ये जज नहीं बल्कि उनके अंकल थे। मतलब जिस तरह से हमारे देश में अक्सर कई बार लोग कहा करते हैं कि चाचा विधायक है हमारे, ठीक वैसे ही कुछ वकील अदालतों में ये कहते हैं कि अंकल जज हैं हमारे। कहने का मतलब ये कि कॉलेजियम सिस्टम से न्यायिक व्यवस्था में परिवारवाद बढ़ा और खुद बहुत सारे जजों ने ऐसा कहा कि इस व्यवस्था से अदालतों में ऐसे जजों की नियुक्ति होने लगी जो किसी न किसी जज के रिश्तेदार थे या जिनके पिता या कोई और रिश्तेदार बड़े वकील थे। कॉलेजियम से जुड़ी दूसरी बड़ी समस्या है ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की कमी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को मिलाकर कुल मिलाकर 27 जज हैं, जबकि होने चाहिए 34 जज। इन 27 जजों में से कॉलेजियम में चीफ जस्टिस को मिलाकर 4 और सबसे वरिष्ठ जज होने चाहिए, लेकिन इस कॉलेजियम में 6 जज हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस कॉलेजियम में उस जज को भी रखा जाता है जिससे भविष्य में वरिष्ठता के आधार पर नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। और ये छठे जज होते हैं और छठे जज हैं जस्टिस संजीव खन्ना। अब मुद्दा यह है कि कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों को मानना सरकार और राष्ट्रपति के लिए एक तरह से अनिवार्य होता है, क्योंकि सरकार अगर चाहे तो वो कॉलेजियम से यह आग्रह कर सकती है कि वो अपनी सिफारिशों पर पुनर्विचार करे। लेकिन इसके बाद अगर कॉलेजियम की तरफ से फिर से पुनर्विचार के बाद भी उन्हीं नामों को जजों की नियुक्ति के लिए भेज दिया जाए तो पहले भेजे गए थे तो सरकार फिर कुछ नहीं कर पाएगी। सरकार को नियुक्ति करनी ही पड़ेगी। सरकार के लिए इन नामों को मंजूर करके राष्ट्रपति के पास भेजना अनिवार्य हो जाएगा। यानी अगर आप देखेंगे तो जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं और ये कानून बनाने वाले भी खुद जज ही हैं। बड़ी बात यह है कि कॉलेजियम में जजों की नियुक्ति किस आधार पर होती है, किस आधार पर किसी जज का नाम तय होता है, या कॉलेजियम में शामिल किस जज ने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान असहमति जताई, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। इससे यह पता ही नहीं चल पाता कि जजों की नियुक्ति कैसे हो रही है, अंदर कितने मतभेद थे, किस आधार पर नियुक्ति हुई और किसी व्यक्ति का नाम जज के तौर पर कैसे तय हुआ। वर्ष 2016 में इस पूरी प्रक्रिया में खुद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जे चलमेश्वर ने सवाल उठाए थे और वो उस समय इस कॉलेजियम का हिस्सा थे। और तब उन्होंने कहा था कि यह प्रक्रिया भेदभाव करती है और इसमें असहमति जताने वाले जज की राय को रिकॉर्ड में भी नहीं रखा जाता और कुछ जज मिलकर यह तय कर लेते हैं कि आगे चलकर किस जज को नियुक्त किया जाएगा। इसलिए वो इस कॉलेजियम का अब हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के एक और पूर्व जज जस्टिस मार्कंडे काजू ने भी एक बार कहा था कि यह सिस्टम एक हाथ दो एक हाथ लो वाले फॉर्मूले पर चलता है, जिसमें कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को भी चुन लेते हैं। इसलिए अच्छे जज लाने में यह सिस्टम फेल हो गया है। यानी आज हमारे देश में अच्छे लोगों को जज नहीं बनाया जा रहा। आज हमारे देश में अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट्स में 776 जज काम कर रहे हैं, जिनमें महिला जज सिर्फ 101 हैं, यानी सिर्फ 9% महिला जज हैं। और एक रिपोर्ट कहती है कि इनमें से भी कुछ जज ऐसे हैं जिनके परिवारों की पृष्ठभूमि न्यायिक व्यवस्था से ही जुड़ी रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इसका कोई समाधान है? तो इसका जवाब है हां, इसका एक समाधान है। क्या समाधान है? वर्ष 2014 में केंद्र सरकार एक कानून लाई जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट। यह कानून देश में एक ऐसा कमीशन यानी आयोग बनाने के लिए लाया गया जो न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति कर सके। और यह आयोग कुल 6 सदस्यों का होता। इनमें कौन होते? इन 6 लोगों में इनमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 सबसे वरिष्ठ जज, भारत सरकार के कानून मंत्री और 2 अन्य सदस्य होते। और इन 2 अन्य सदस्यों का चुनाव एक सिलेक्शन कमेटी द्वारा किया जाता, जिसमें विपक्ष के लोग भी होते। और यह कानून 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू हो गया था, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को खारिज कर दिया। यानी यह कानून बनने के बाद भी किसी काम नहीं आया। और अब केंद्र सरकार यह चाहती है कि इस व्यवस्था में, कॉलेजियम वाली व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया क्या हो सकती है?
वैसे तो आप किसी को भी, बाकी जो सर्विसेज हैं उनमें किसी को भी आप हटा सकते हैं, आप विधायक को हटा सकते हैं, सांसद को हटा सकते हैं, यानी जनता के हाथ में है, आप उन्हें वोट मत दीजिए, वो हट जाएंगे। तो जजों को कैसे हटाया जाता है? इसके लिए जजों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाकर उसे सिद्ध करना आवश्यक होता है, और ऐसा तभी किया जाता है जब कोई जज संविधान के उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता के दोषी पाए गए हों। लेकिन इसके लिए संसद के दोनों सदनों से उस जज के खिलाफ 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना जरूरी है, यानी संसद से प्रस्ताव पास होने के बाद ही राष्ट्रपति इस जज को हटा सकते हैं। भारत के इतिहास में अब तक सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है जब किसी जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, लेकिन यह महाभियोग प्रस्ताव कभी भी संसद से पास नहीं हो पाया, यानी आज तक कभी भी महाभियोग प्रस्ताव लाकर किसी भी जज को नहीं हटाया जा सका है। इसका मतलब क्या है कि हम ये मान लें कि आज तक हर जज ने बहुत अच्छा ही काम किया है और आज तक कभी भी किसी जज ने कोई खराब फैसला नहीं सुनाया, उनका व्यवहार कभी भी खराब नहीं रहा। ये सोचने वाली बात है।